इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन इसमें करवाने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एनुअल कंप्लाइंसेस क्या 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 होते हैं, इसके साथ में सेटअप कॉस्ट कितनी बैठती है, एनुअल जो मेंटेनेंस रहता है उसमें कितना खर्चा लगता है, क्या इसके प्रो है क्या कौन से। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ पे अप्लाई करवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर सिंगल पर्सन है, वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने आइडियाज को टेस्ट करना चाहता है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है सबसे बेस्ट लीगल एंटिटी मानी जाती है। इसके अंदर कोई भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई स्टेट गवर्नमेंट का पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं मिलता। जैसे प्राइवेट कंपनी के अंदर एलएलपी के अंदर आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म में भाई कोई भी सेपरेट पैन कार्ड नहीं होता, ना ही कोई स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यानी कोई भी आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का सर्टिफिकेट बनवा के नहीं देता है, ना ही कोई सेपरेट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके अंदर आप चाहिए क्या होता है, इसके अंदर लेने पड़ते हैं आपको मल्टीपल लाइसेंस। जी हाँ, तो देखिए ये जो लाइसेंस होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस आपका रन कर रहे हैं, तो वो आगे जाके अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे बड़े ही बेसिक डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होते हैं। नॉर्मल केवाईसी के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होता है। ये जरूरी नहीं है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप चाहो तो अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हो। रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों काम करता है। इसके अंदर बिजनेस एड्रेस प्रूफ में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, इसके अलावा जिसके नाम पे बिल है उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा स्टैम्प पेपर पे, रेंट एग्रीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, सेल डीड हो गई। इस टाइप से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वर्क कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने एक बिजनेस का या आपका एक ट्रेड नेम चाहिए होता है, जिसमें आप कोई भी अपना नाम, मनपसंद नाम रख सकते हो। XYZ एंटरप्राइज हो गया, XYZ टेक्नोलॉजीज हो गया, तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो भी नाम रखेंगे, यहाँ पे वो नाम जो है प्रोटेक्ट नहीं होता है, उसके लिए सेपरेटली आपको ट्रेडमार्क वगैरह चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप कोई भी अपना मनपसंद नाम जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करने में प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो, इसमें आपको सिंपली 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहले स्टेप में जैसे मैंने बताया कि कोई सेपरेट भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता प्रोप्राइटरशिप फर्म का, यहाँ पे आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। अब ये मल्टीपल लाइसेंस हो सकते हैं जो टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो उनका आपको सिलेक्शन करना है। वो लाइसेंस अप्लाई करने के बाद में आपको सिंपली बैंक जाना है और बैंक के अंदर जाकर एक अपने बिजनेस के नाम पे आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से 2 स्टेप्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में पहले आपको लाइसेंसेस पता होने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आरबीआई की गाइडलाइंस की बात करूं तो बैंक में अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम 2 लाइसेंस आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। अब इसमें कई टाइप के लाइसेंस हो सकते हैं, जैसे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, जिसको हम लोग उद्यम बोलते हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, सीए का सर्टिफिकेशन हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गई, आईसी कोड वगैरह हो गया, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट कई टाइप के लाइसेंस होते हैं। अब भाई आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल होने वाला है, तो चलो इसको भी मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे बेसिक जो लाइसेंस होता है वो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग उद्यम भी बोलते हैं, ये रहता है। इसके अंदर आपको सिंपली आधार कार्ड चाहिए होता है, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड सर्टिफिकेट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है और इंस्टेंटली अप्रूवल भी मिल जाती है। देखिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपको गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाना पड़ता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट के ऊपर जाना पड़ता है, और मैंने इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसकी लिंक आपको बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और लास्ट में जाके आपका एक सर्टिफिकेट, एमएसएमई जो सर्टिफिकेट होता है वो सिंपली आपका जनरेट हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा मोस्ट पॉपुलर जो सर्टिफिकेट होता है जो आप बैंक के अंदर जमा करा सकते हैं करंट अकाउंट के लिए, वो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, अब इसमें कई सारी कंडीशन एप्लीकेबल होती है। ऑल ओवर इंडिया जो है सेम आपका प्रोसीजर रहता है। अगर आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है, मान लीजिए जीएसटी लिमिट्स को क्रॉस करता है, जैसे अगर मैं मोटा बात करूं तो 40 लाख की लिमिट होती है और एक सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए 20 लाख की लिमिट रहती है। इसके अलावा कई बार आपको स्टार्टिंग से ही लेना पड़ता है, जैसे आप मान लो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचना चाहते हो, तो स्टार्टिंग से ही आपको जीएसटी चाहिए होगा। तो आप चाहो तो वॉलंटरी बेसिस पे जब से बिजनेस शुरू कर रहे हो तभी से आप जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ हो गया। प्रोसीजर की बात करूं तो इसका भी कंप्लीटली भाई ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कोई भी आपको डिपार्टमेंट वगैरह विजिट नहीं करना पड़ता। हाँ, एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़रूर होने लग गया है आजकल, तो उसके ऊपर भी मैंने ये पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है कि ये जो जीएसटी की एप्लीकेशन होती है एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो आप कैसे फाइल कर सकते हो, और लास्ट में जाके भाई आपका एक जीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो जाता है। तो जैसे आपका एक एमएसएमई आ गया, जीएसटी आ गया, इनके बेसिस पे भाई आप जो है करंट अकाउंट वगैरह ओपन करा सकते हो। अब मान लो अगर आपको जीएसटी नहीं लेना तो कई स्टेट के अंदर शॉप लाइसेंस हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, गुमस्ता लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो। इनका जो प्रोसीजर रहता है वो डिफरेंट रहता है हर स्टेट के अंदर। लोकल आपकी जो म्युनिसिपल पार्टी होती है वो इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे इशू करती है। कई स्टेट के अंदर इसको गुमस्ता भी बोलते हैं, गुमसधरा भी बोलते हैं, जैसे गुजरात के अंदर गुमसधरा नाम चलता है, महाराष्ट्र में भी गुमस्ता चलता है, वेस्ट बंगाल में ट्रेड लाइसेंस वगैरह भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट इसके नाम भी रहते हैं। और बाकी ये लाइसेंस जो है आपको हर साल यहाँ पे रिन्यू कराना पड़ता है। कुछ स्टेट के अंदर यार इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ स्टेट के अंदर ऑफलाइन है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे गुमस्ता का कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे स्टेट के अंदर क्या गुमस्ता शॉपिंग लाइसेंस चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भाई एक सीए सर्टिफिकेशन रहता है। तो देखो ये ना कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होता है, आपको एक किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सीए सीएस के पास जाना पड़ता है। वो अपने लेटर हेड के ऊपर आपको करंट अकाउंट का एक सर्टिफिकेट बना के देता है। जैसे अगर मैं सैंपल दिखाना चाहूँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है। इसके बेसिस पे भी आप एक करंट अकाउंट ओपन यहाँ पे करवा सकते हो। इसके अलावा भाई कई स्टेट के अंदर आपका प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है। आप चाहो तो आईसी कोड वगैरह बना सकते हो, टैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स भी जो है स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, हर स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली स्टेट के अंदर ज़रूर एप्लीकेबल है। और कई स्टेट में तो स्टार्टिंग से ही जब जैसे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तब से ही आपको ये पीटी टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आईसी कोड की बात करो तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए हो गया, टैन नंबर जो है टीडीएस पर्पस के लिए हो गया। तो इन सब में से भाई कोई भी आप जो है 2 लाइसेंस के लिए यहाँ पे मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपका बैंक के अंदर जाकर आपका एक करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा भाई अगर आपके ऊपर कोई भी इस टाइप के लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी एक जरिया है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई करंट अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने पर्सनल पैन कार्ड नंबर पे ही अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बिजनेस की इनकम शो कर रहे हैं, तो उस केस में भी उसको एज ए बिजनेस प्रूफ माना जाएगा और उसके बेसिस पे भी आप एक करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब बात करते भाई, मैंने आपको जितने भी ये लाइसेंसेस बताए, क्या इनके अंदर कोई एनुअल कंप्लायंसेस भी होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल एनुअल कंप्लायंस होता है। तो देखो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो विदाउट द जीएसटी और पीटी टैक्स, मान लो आपने शॉपएक लाइसेंस ले लिया, एमएसएमई ले लिया और कोई दूसरा लाइसेंस ले लिया, उसके बेस पे आपने करंट अकाउंट खोल लिया और बिजनेस आप आराम से चला रहे हो, तो उस केस में साल में सिर्फ एक बार आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न होगी, लेकिन उसके अंदर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपको बाकायदा रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर रखा है तो उस केस में आपको आईटीआर तो फाइल करनी है साल में एक बार। जीएसटी रिटर्न जो है आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप फाइलिंग वगैरह कर सकते हो और वो एक कंप्लायंसेस यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स के लिए अप्लाई कर रखा है तो प्रोफेशनल टैक्स की भी भाई यहाँ पे जो एक फाइलिंग्स वगैरह रहती है, आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो ये एक एनुअल कंप्लायंस रहता है। अब भाई बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में आखिर खर्चा कितना आता है। तो देखो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हो, प्लस आपके बिजनेस के ऊपर कौन कौन से लाइसेंसेस यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप की मेजरली यहाँ पे फीस होती है। एक तो आपकी गवर्नमेंट फीस हो गई, तो अगर मोस्ट ऑफ द रेशियो की बात करो तो गवर्नमेंट फीस भाई यहाँ पे निल है, कोई भी गवर्नमेंट को चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते, कुछ केसेस में ज़रूर आपको पे करने पड़ते हैं। सेकंड होती है प्रोफेशनल फीस। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में तो भाई फ्री ऑफ द कॉस्ट हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन मान लो आपको किसी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, आपने प्रोफेशनल हायर कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक प्रोफेशनल कॉस्ट यहाँ पे बियर करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा अगर मैं एक रेंज की बात करूँ 1000 से 5000 रुपये के बीच में आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को रन कर सकते हो, जिसमें आपकी सेटअप कॉस्ट भी आ गई और एक आपका कंप्लायंस कॉस्ट भी आ गया। अब गाइस अगर मैं प्रो और कॉन्स की बात करूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म में, भाई प्रो ये है इजी टू स्टार्ट है फॉर द स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। आराम से आप शुरू कर सकते हो, कभी कल को मान लो बिजनेस नहीं चला तो आराम से आप क्लोज भी कर सकते हो, ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, सेटअप कॉस्ट आपकी लो होती है, कंप्लायंस कॉस्ट भी आपकी लो रहती है, तो बड़ा ही ईजी रहता है इसको स्टार्ट करना।
कॉन्स की बात करूं, आपका ब्रांड नेम, फर्म नेम भाई सिक्योर नहीं है। आप ही के नाम से जो अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम रखा हुआ है उस नाम से 10 फर्म और यहां पे खड़ी हो सकती है अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है तो। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं करता है। मल्टीपल पार्टनर्स आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, आप कैपिटल इस तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह से आप यहाँ पे कैपिटल रेज नहीं कर सकते, इन्वेस्टर से कैपिटल रेज नहीं कर सकते, बैंक लोन वगैरह के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे लिमिटेशन रहती है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। बाकी कई लोग ये भी करते हैं कि स्टार्टिंग अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म से की, जैसे बिजनेस बड़ा हुआ तो आप एक प्योर जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर भी यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह करवा सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आप लोग के कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस मैंने आपको जितने भी प्रोसेसर बताए सभी की आपको एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट जो लिंक्स होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी।